आज हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त काल या गुप्त वंश, जिसके अंदर हम 3 शासक पढ़ेंगे। आज एक श्रीगुप्त पढ़ेंगे, घटोत्कच पढ़ेंगे और पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम और पढ़ेंगे समुद्रगुप्त। चारों राजाओं को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे गुप्त वंश की उत्पत्ति में ब्राह्मण किस वंश की किसने बताया, क्षत्रिय किसने बताया, वैश्य वंश का किसने बताया और शूद्र वंश का किसने बताया, और उनकी कुछ प्रारंभिक जानकारी, इनकी राजधानियाँ वगैरह। उसके बाद पढ़ेंगे गुप्त राजवंश है ना, गुप्त राजाओं का क्रम, जो क्रम में कौन कौन से थे, अंतिम राजा कौन था वो भी देखेंगे। फिर श्रीगुप्त पढ़ेंगे। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक, और गुप्त संवत कब चलाया था इसने, जिस तरह विक्रम संवत और शक संवत हमने पढ़ा था। उसके बाद देखेंगे समुद्रगुप्त, और इसकी जो विजय है ना उसको मैप से समझाऊंगी मैं, किस किस जहाँ कैसे विजय की थी इसने और क्या क्या नाम दिया था, क्या क्या उसकी नीति थी। उसके बाद समुद्रगुप्त के अभिलेख भी पढ़ेंगे। फिर समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी ना, प्रयाग प्रशस्ति, इसके रचनाकार कौन थे, इसको किसने लिखा था, इसको लिपिबद्ध किसने किया था, इसके अंदर कितनी पंक्तियाँ, कौन सी पंक्ति में उत्तरी भारत में जो विजय हुई थी उसका वर्णन है। फिर लास्ट पॉइंट रहेगा समुद्रगुप्त के सिक्के या मुद्राएं कितने प्रकार की थी, कहाँ कहाँ स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, प्रथम मुद्रा कौन सी थी, और समुद्रगुप्त का जो नाम मिलता है वो कौन सी मुद्रा पे मिलता है, और वो मुद्रा शायद मैं मैप से भी बता दूँ आपको। ये समुद्रगुप्त की मैंने प्रयाग प्रशस्ति बनाई है, इसके अंदर 33 पंक्तियां हैं ना, वो तो कौन सी पंक्ति में उन सीमावर्ती राज्यों का वर्णन है, कौन सी पंक्ति में उत्तरीवर्ती राज्यों का वर्णन है जहां उसको जीता था या हराया था, उसके लिए क्या नीति अपनाई थी। फिर 3 राजाओं का वर्णन है। फिर पश्चिम में जो विदेशी राज्य थे ना उनको हराया था उसने, और उसके लिए उसने क्या नीति अपनाई थी। और फिर दक्षिणी राजाओं को जो कौन सी पंक्ति में वर्णन है कि उसने दक्षिण के राजाओं को हराया था और कौन सी नीति वहाँ अपनाई थी। आज हमारा मोस्ट शासक तो समुद्रगुप्त रहेगा, क्योंकि प्रश्न वहीं से आते हैं या चंद्रगुप्त प्रथम से आते हैं। तो गुप्त वंश से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने संगम काल पढ़ा था, जिसके अंदर चोल चेर पांड्य भी पढ़ा, संगमकालीन साहित्य भी पढ़ा, संगमकालीन अर्थव्यवस्था भी पढ़ी। और संगम काल में जो पांड्य राजाओं में 3 संगम हुए थे, तमिल संगम, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, कहाँ हुआ था, और साहित्यों की रचना कैसे हुई थी, वो पूरा का पूरा वर्णन अगर डिटेल आपने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। और संगम काल में 5 महाकाव्य कौन से थे वो भी मैंने बताया था आपको, शिल्पाधिकारम वगैरह, मणि मेखले है ना, जीवक चिंतामणि, जितना भी था वो सब मैंने बताया, पूरा का पूरा वीडियो। और संगम काल की पूरी प्ले लिस्ट अलग से बनाई हुई है। मेहर टीचिंग चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा आपको वीडियो कैसे चाहिए। और मेहर टीचिंग जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कीजिए, तो मेरे चैनल को मुझे भी सपोर्ट मिले और मुझे भी पता चले कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपके लिए जो हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। जो गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना है, श्रीगुप्त को, जबकि वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम, और अंतिम शासक था श्री विष्णुगुप्त, है ना। और गुप्तों की उत्पत्ति के विजय के में जो विद्वानों की जो मत है ना वो है विषय के मत, कौन से मत हैं। तो इसकी उत्पत्ति में देखो, ब्राह्मण वंश किसने कहा, क्षत्रिय किसने कहा, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण था ना, ये कहा था दशरथ शर्मा और हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा था ये ब्राह्मण वंशी था। किस लिए कहा था उन्होंने, तो हेमचंद्र राय चौधरी ने ब्राह्मण इस आधार पे उन्होंने दिया था कि चंद्रगुप्त जो सेकंड था ना, विक्रमादित्य की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता का विवाह है ना, वाकाटक शासक कौन था, रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया था ना उसका। और वाकाटक शासक रुद्रसेन है ना, विष्णुवर्दी और मानववर्दी कोष से संबंधित थे ऐसा कुछ। तो वो ब्राह्मण जो राम के वंशज वगैरह थे पता नहीं, तो इसलिए वो कहते हैं कि वो ब्राह्मणों का गोत्र था, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण वंश माना है क्षत्रियों को, अरे सॉरी गुप्तों को। उसके बाद क्षत्रिय किसने माना था, मजूमदार और गौरीशंकर ओझा ने उसको माना था, क्षत्रिय माना था। तो क्षत्रिय के आधार पर उसने किसका वर्णन दिया था, किस आधार पर उन्होंने कहा था कि वो राम के वंशज थे ना, सॉरी ऐश्वर्यपाल है ना, ऐश्वर्यपाल शासक था जो इक्ष्वाकु वंश का था, जिसमें उसने समुद्रगुप्त के वंशज बताया, किसने, ऐश्वर्य राय पाल ने। इसलिए उन्होंने कहा कि समुद्रगुप्त के अगर वंशज है इक्ष्वाकु वंश, तो इक्ष्वाकु वंश है ना वो क्या वंश था, वो था क्षत्रिय वंश का था, इसलिए उन्होंने उसको क्षत्रिय माना है। फिर है काशी प्रसाद जायसवाल ने क्या माना है, शूद्र माना है। काशी प्रसाद जायसवाल ने इसलिए शूद्र माना। अब मैं पूरी डिटेल से बताऊंगी तो वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसको याद करें बस। मजूमदार गौरीशंकर ओझा ने क्षत्रिय कहा, वैसे काशी प्रसाद जायसवाल ने। और कवियत्री तो वजिका थी ना, उसके समान कौमुदी महोत्सव है ना, उसके अंदर कुछ वर्णन लिखा हुआ है इसका वैसे का, रोमिला थापर और रामशरण शर्मा ने शूद्र कहा है। और अधिकतर जो विद्वान है ना यही मानते हैं, रोमिला थापर जो आधुनिक इतिहासकार करता है, रामशरण शर्मा, ये दोनों आधुनिक इतिहासकार है। आधुनिक इतिहासकार गुप्त शासकों को रामगुप्त है ना, जो जैसे मतानुयायी थे, कौन थे, रामशरण गुप्त, ये रामगुप्त के मतानुयायी के अनुसार ये सब मानते हैं कि उनके अनुसार ये क्या थे, जैन मतानुयायी जैन धर्मावलंबी थे, जैन धर्म के अनुसार थे। और पुराणों में गुप्तों को मगध गुप्त कहा गया है। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। और एक और जब चंद्रगुप्त सेकंड आएगा वो और एक राजधानी बनाएगा।
और वैशाली थी ना, ये इनके अंडर में नहीं थी। जब इसने जो वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे ना, फिर वैशाली जो होगी वो भी इसके शासन साम्राज्य में विस्तार में आ जाएगी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की 2 राजधानियाँ थी। प्रथम थी पाटलिपुत्र, द्वितीय थी उज्जैन। ये देखो चंद्रगुप्त की 2 राजधानियाँ थी, बाकी सबकी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। के एम मुंशी ने गुप्त काल को स्वर्ण युग काल कहा है, गुप्त काल का। और मैक्स मुलर ने गुप्तकालीन साहित्य पुनर्जागरण कहा है। मैक्स मुलर ने क्या कहा है, जो गुप्तकालीन जो साहित्य था ना उसको पुनर्जागरण काल कहा है। जबकि आर डी बनर्जी थे, उन्होंने पुनर्जागरण कला कहा है, जो गुप्त काल था उसका। वॉर्नेट ने गुप्त काल को परिक्लिश युग कहा, परिक्लिश। चंद्र गोमिनी के व्याकरण में जाट जट, जायसवाल ने भी जाट बताया, कुछ जाट भी बताते हैं, कुछ क्या बताते हैं। अभी तक ये भी यानी कि जो पॉइंट है ना, गुप्तों के लिए जो विवाद का पॉइंट बना हुआ कि किस वंश से थी, लेकिन ज़्यादातर रोमिला थापर और रामचंद्र शर्मा ने जो शूद्र बताया ना वही मानते हैं। तो गुप्त राजाओं के जो शासक थे वो बता दूं पहले, श्रीगुप्त था, उसके बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम था जिसकी रानी थी कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी जिसका वर्णन किस में है, पर्याग प्रशस्ति में मैं बता दूंगी। और उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी ध्रुव देवी थी, कुबेर नागा भी थी, इसका भी वर्णन है। कुमार गुप्त की देवी की थी। और उसके बाद हम देखेंगे स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त और बुधगुप्त। उसके बाद भानुगुप्त, उसके बाद है वैश्य गुप्त, वैन्यगुप्त। उसके बाद होगा कुमार गुप्त थर्ड, उसके बाद विष्णुगुप्त जो अंतिम शासक होगा गुप्त वंश का। स्टार्ट करते हैं श्रीगुप्त से, जो 240 से 280 गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त लेखों में अपवाद है इसका, क्या कि प्रभावती गुप्ता के जो ताम्रपुत्र है ना, पूना ताम्रपत्र, एवं स्कंदगुप्त के जो सूफिया लेख है ना, उसके अंदर गुप्त वंश का प्रथम शासक घटोत्कच को बताया गया है, लेकिन ये अपवाद है। इसको है ना, ये श्रीगुप्त है ना, इसको गुप्ता का आदि पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदि पुरुष। इति सिंह के अनुसार चिल्ली केतु श्रीगुप्त ने चीनी भिक्षुओं के लिए मर्ग शिखावन में एक मंदिर बनाया था। किसने, इतिंग सिंह ने, इत सिंह है ना, उसने कहा था कि चिल्ली केतु जो इसकी पुस्तक थी पता नहीं, जिसमें श्रीगुप्त ने चीनी भिक्षुओं के लिए मर्ग शिखावन में एक मंदिर बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। तो ये श्रीगुप्त फिर घटोत्कच 280 से 319 तक था। श्रीगुप्त का ये पुत्र था और दोनों ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। किसने, श्रीगुप्त ने और घटोत्कच ने। गुप्त है ना, ये कुषाणों के सामंत थे। कौन थे, कुषाणों के सामंत। जिस तरह हमने पढ़ा था चोल वंश किसके सामंत थे, पल्लवों के सामंत थे। आगे हम गुजर प्रतिहार वगैरह भी देखेंगे ना, तब पता चलेगा कि कौन किसका सामंत था। और सामंत व्यवस्था है उसकी जड़ है ना, वो सातवां शासनकाल में हो गई थी, जब दोनों ने जमीन दान में दी थी ना ब्राह्मणों को, उसका उल्लेख है विष्णु पुराण में। श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम तीनों का ही वर्णन है विष्णु पुराण में, है ना। फिर है चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 तक थे। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक शासक था। इसने गुप्त वंश को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। हेमचंद्र राय चौधरी जो द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक किसको कहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को कहते हैं। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। यद्यपि प्रारंभ में वैशाली चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य में नहीं थी वैशाली, लेकिन इसको वैशाली में कैसे मिली थी वैशाली, इसकी जो उपाधि क्या थी, महाराजा धीराज, जबकि महाराजा की उपाधि श्रीगुप्त और घटोत्कच की थी। और राजारोहण के समय ही इसने क्या किया था, गुप्त संवत चलाया था। और वल्लभी संवत की भी इसी समय शुरुआत हुई थी, वल्लभी संवत है ना। और अलबरूनी के अनुसार गुप्त संवत है ना, 319 से 20 के प्रारंभ में। शंख संवत 241 वर्ष के बाद हुआ था। तो शंख संवत है ना, उसकी शुरुआत कब हुई थी, 78 में, जब किसका राज्य से अभिषेक हुआ था, जब हमने कौन सा शासक पढ़ा था, तो कुषाण वंश का जो कनिष्क शासक था ना, उसने शंख संवत चलाया था 78 में, जब उसका राज्याभिषेक हुआ था। तो चंद्रगुप्त जो ये प्रथम है ना, इसने भी अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में ही अपना गुप्त संवत चलाया था। और लिस्वी राजकुमारी कुमार देव से विवाह किया, और उसने विवाह में वैशाली देश से क्षेत्र था ना, वो भी चंद्रगुप्त ने अपने अधिकार में ले लिया। यानी कि विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, जब ये वैशाली इनके साम्राज्य में नहीं थी। गुप्तों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए और सिक्कों में विवाह की, इन सिक्कों से ही इनकी विवाह की जानकारी मिलती है। और सर्वप्रथम सोने के सिक्का किसने चलाए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे, जो गुप्त काल में थे। अब हम बढ़ेंगे समुद्रगुप्त 332 से 375। गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार। फादर हेरास थे ना, उन्होंने अपने भाई कांच के उत्तराधिकारी युद्ध करना पड़ा था, किसको, समुद्रगुप्त को। फ्लीट के अनुसार है ना, सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि कांच है ना नामक की नाम का जो मुद्रा थी चलाई थी, किसकी, कांच नामक की जो मुद्रा थी ना, वो समुद्रगुप्त की थी। ये किसने कहा था, फ्लीट ने। रिद्धपुर लेख है ना, वहाँ समुद्रगुप्त को तत्पाद परिग्रहित कहा गया। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा राज्य पर समुद्रगुप्त को राजा बनाया, यानी कि चंद्रगुप्त जीवित था फिर भी इसको राजा बनाया था। किसने बनाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को बनाया था।
उसके अंदर इसकी ये किसने कहा था, ये लेख लिखा हुआ ना, उस लेख में प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त को भाइयों में तुल्य कुल्ज से उत्तराधिकारी युद्ध लड़ना पड़ा था। तुल्य कुल्ज से क्या युद्ध लड़ना पड़ा था उसको भी। और उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपाधियाँ कौन कौन सी थी, कवि राजा थी, प्रार्थिव्याम थी, प्रतिरथ, धर्म प्राचीन थी, स्वराजो से था, लिस्वी दोहित्र, परम भट्टारक, ये सब थी। और वी स्मिथ था ना, उसने भारत का नेपोलियन कहा है, किसको, समुद्रगुप्त को। दक्षिणी भारत का नेपोलियन किसको कहा था, किसने कहा था, ये आप मुझे कमेंट में बताना। जब हमने पढ़ा था चोल वंश, राजेंद्र प्रथम को कहा था वी स्मिथ ने दक्षिणी भारत का नेपोलियन। गरुड़ मुद्राओं में 100 युद्धों का विजेता था। क्यों कहा था इसको 100 युद्धों का विजेता, क्योंकि ये जो था ना समुद्रगुप्त, इसके शरीर पे 100 घाव लगे हुए थे। जिस तरह से घाव थे ना महाराणा सांगा के बीच में शरीर पे, उसी तरह इसके थे 100 घाव, इसलिए इसको 100 युद्धों का विजेता कहा। इसका एक नाम चंद्र प्रकाश भी मिलता है, जिसका उल्लेख काव्य का सूत्र है ना उसके अंदर मिलता है। और कवि राजा की भी इसने उपाधि धारण की थी। किसने की थी, समुद्रगुप्त ने। ये जो पुस्तक है कृष्ण चरित्र का रचयिता समुद्रगुप्त था। तो कृष्ण चरित्र है ना, कृष्ण चरित्र का रचयिता समुद्रगुप्त था। और बुद्ध चरित्र का रचयिता कौन था, अश्वघोष। और हर चरित्र का रचयिता था बाणभट्ट है ना, मैंने बताया पढ़ाया हुआ है आगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। समुद्रगुप्त के अभिलेख, एरन अभिलेख है एक तो, और यह एमपी मध्य प्रदेश में कनिगम ने इसको वीना नदी के किनारे खोजा था। किसको, एरन अभिलेख को। एरन एक प्रदेश समुद्रगुप्त का भोगनगर था। उसने इसमें कहा गया है कि प्रसन्न होने पर है ना, कौन था, समुद्रगुप्त कुबेर के समान था, और नाराज होने पर यमराज के समान ये दिखता था, लगता था। कौन कहता है, ये एरन अभिलेख कहता है। और जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, उसी के अंदर भी यही कहा हुआ है कि जब प्रसन्न होने पर समुद्रगुप्त है ना कुबेर के समान, और ये नाराज होने पर यमराज के समान। इसमें प्रतिरूपी, कुलवती और मुद्दिती, वर्तनी, दत्त शुक्ला और दत्ता देवी, इनकी पत्नियों का वर्णन मिलता है किसके अंदर, एरन अभिलेख में। और उसके पुत्र और पौत्रों का भी वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त बहुत दानी था। और प्रयाग प्रशस्ति ये कौशाम्बी में है ना, कौशाम्बी अभिलेख है ना प्रयाग प्रशस्ति। अकबर के समय में जहांगीर ने इलाहाबाद किले में लाके उसको लगाया था। पहले ये कहाँ थी, कौशाम्बी में थी। इलाहाबाद जो वर्तमान में क्या है, प्रयागराज। कुल पंक्तियाँ इसके अंदर 33 है। भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, शैली चंपू शैली में। इसमें हरिसेन ने लिपि है, इसी हरिसेन ने लिपि महादंडक और तिलक भट्ट प्रशस्ति लेख को निर्गत करा, यानी कि हरिसेन ने तो इसने लिखा था, जबकि लिपिबद्ध किसने किया था, महादंडक नायक कौन था, तिलक भट्ट ने। समुद्रगुप्त कालीन इतिहास का दर्पण है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त ने कितने युद्ध किए उसका सबका वर्णन नहीं है इसके अंदर, ना तो तिथि है, युद्ध का तो है सॉरी, इसके अंदर ना तो तिथि है ना अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन है। तो यज्ञ का वर्णन हमें कहाँ मिलेगा, जब हम आगे पढ़ेंगे बताऊंगी मैं आपको। इसमें गंगा अवतरण तथा पाटलिपुत्र को पुष्पनगर कहा गया है, गंगा अवतरण तथा। और इसमें शंकु, नाराज, परशु और मिंदी, भिंडीपाल, तोमर अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में आया हुआ है। 7वें लेख में सामरिक विजय होगा। इसके अंदर कितने लेख हैं, 33 है ना, 33 पंक्तियाँ। मैं पूरी 33 पंक्तियों को भी समझाऊंगी। 13वीं और 14वीं सती और 21वीं जो है ना पंक्ति, इसमें आर्यावर्त के प्रथम व द्वितीय युद्ध हुए थे। प्रथम में उसने 3 राजाओं को, बाद में 9 राजाओं को उसने हराया था आर्यावर्त के। और उसके लिए कौन सी नीति अपनाई थी वो आगे हम पढ़ेंगे। आर्यावर्त के 12 राजाओं कुल, यानी कि 3 और 9 राजाओं को कुल मिला के 12 राजाओं को उसने हराया था। इसने राज्यसभा बन के मंत्रिपरिषद थी उसका भी वर्णन है। और उस राज्यसभा में जो सदस्य होते थे ना उसको सभ्य कहा जाता था, उसका भी वर्णन है इसके अंदर। और 3 महादंड नायक ध्रुवभूति, हरिसेन और तिलक भट्ट, तीनों का वर्णन हमें हरिसेन की प्रशस्ति में मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में। इसमें जहांगीर व बीरबल है ना, जहांगीर बीरबल, इसका भी वर्णन हमें मिलता है। और इसमें लेख है ना, जहांगीर के लेख है वो फारसी भाषा में। और यह जो अपना मन पसंदीदा लेखक कौन था, अब्दुल्ला मुस्किन कलाम द्वारा ये लिखवाया गया था। प्रयाग प्रशस्ति की 9वीं और 19वीं और 20वीं जो पंक्ति है ना, उसके अंदर दक्षिणी भारत के जो 12 राजाएं थे ना उसको हराने का उल्लेख है। और उसके लिए जो नीति अपनाई थी वो थी मोक्ष ग्रहण, मोक्ष अनुग्रहण, यानी कि उसको अपने साम्राज्य में मिलाना, यानी कि मेरे अंडर में आप काम करो, मैं राजा रहूँगा लेकिन काम आप करोगे, ऐसी तरह उसको अपना साम्राज्य वापस दे दिया था 12 राजाओं को। हेमचंद्र राय दक्षिणी भारत विजय को धर्म विजय कहते हैं। हेमचंद्र राय किसकी, समुद्रगुप्त की। आर्यावर्त के 9 राजाओं का उल्लेख भी 21वीं पंक्ति में है ना, जैसे कि ये हरिसेन का, ये जो मैंने बताई है प्रयाग प्रशस्ति पूरी। और उसके अंदर उत्कीर्ण करवाया था तिलक भट्ट ने, लिखवाया था, लेकिन हरिसेन ने उसके रचा था। ये महादंड नायक था इसका, किसका,
समुद्रगुप्त का। उसके बाद इसके अंदर देखो ये पंक्तियाँ 1 2 3 4, जिसके अंदर 13वीं 14वीं पंक्ति में क्या है, और उत्तर भारत के 3 राजाओं को हराया, वो 13वीं 14वीं में। 21वीं पंक्ति में 9 राजाओं को हराया था, 21वीं इस तरह पंक्तियाँ हैं। उसी तरह 21वीं पंक्ति में भी वही है, 8वीं विजय, जो ये जो हरिसेन की प्रयाग परिस्थिति में लिखा हुआ है ना, ये 12 राज्य थे दक्षिण भारत में। और 19वीं 20वीं 27वीं पंक्ति में इसका वर्णन है हरिसेन की प्रयाग परिस्थिति में। और इसके लिए जो नीति अपनाई थी वो ग्रहण मोक्षानुग्रहण मैंने बताया, यानी वापस देने की। अब मैं आपको राज्य जो जीते हैं ना वो वापस तो दे रहा हूँ, लेकिन अधिकार मेरा भी होगा, आप मुझे कर टैक्स जो भी देते रहोगे, है ना। उस तरह की नीति उन्होंने दक्षिण भारत के जो राज्य थे उसकी तरफ चलाई थी। दक्षिण भारत में 12 राज्य थे। 22वीं पंक्ति में इन्होंने सीमावर्ती राज्य, जैसे कि यहाँ राज्य था इनका मगध में, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी ना, तो 22वीं पंक्ति में सीमावर्ती राज्य कौन कौन से थे, यहाँ नेपाल भी हैं, यहाँ बांग्लादेश भी है ना, तिब्बत वगैरह, जो आजू बाजू जितने राज्य थे उसको उन्होंने अधिकार किया था। उसका भी वर्णन हमें हरिसेन की प्रयाग परिस्थिति में मिलता है, लेकिन याद रखना ये 22वीं पंक्ति में मिलता है। 33 पंक्तियाँ ना इसके अंदर मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे जो आर्यावर्त के 9 राजा थे ना, 9 राजा को उसने हराया था, और उसके वर्णन हमें 21वीं पंक्ति में मिलता है। हरिसेन की जो 21वीं पंक्ति थी ना उसके अंदर मिलता है। और उसके लिए जो नीति अपनाई थी उन्हें भ्रष्ट बोधरण, यानी कि जड़ से उखाड़ फेंकने की नीति, इनके इन सबको पूरा नष्ट करने की नीति थी। किसकी थी? समुद्रगुप्त की, इन राजाओं के प्रति। ये आर्यावर्त किससे कहते हैं? जो आर्यावर्त वही प्रदेश है जो गंगा यमुना का क्षेत्र है। यहाँ आर्य आए थे ना, यहाँ दक्षिण भारत में, जब हमने उत्तर वैदिक काल पढ़ा था तो वो आर्यावर्त प्रदेश है। और 13वीं 14वीं शताब्दी में ये 3 राजा थे, उनको और हराया था। राजाओं के नाम वगैरह मैंने नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है ना। मैं जब नेक्स्ट पार्ट में कहीं बताऊंगी या प्रश्न उत्तर करवा दूंगी, वहाँ समझा दूंगी पूरे कौन कौन से राजा थे, क्योंकि राजाओं का नहीं पूछते हैं, पंक्तियाँ का पूछ देंगे, या आर्यावर्त के कितने राजा थे उसका पूछ देंगे, या उसके लिए कौन सी नीति अपनाई थी, ऐसा ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। 21वीं पंक्ति में 8वीं विजय, यानी परिचास्कृत, इसके लिए ऐसी नीति अपनाई थी। किसके लिए 8वीं विजय? यानी कि ये थे ना बीच वाले राजा, जो मध्य भारत के राजा थे, मध्य प्रदेश वगैरह आते हैं, यहाँ उज्जैन है, मध्य प्रदेश है। तो यहाँ के 21वीं पंक्ति में इसका वर्णन है। जिस तरह हमने अशोक के जो 14 अभिलेख पढ़े ना, जिस तरह 14वें या 13वें अभिलेख में विदेशी राज्यों का वर्णन है, उसी तरह से इसकी 33 पंक्तियाँ हरिसेन की। 8वीं विजय के लिए परिचस्कृत, यानी कि दास बनाने की नीति अपनाई थी। इन राजाओं को समुद्रगुप्त ने कहा था मैं इसको दास बनाऊंगा। दक्षिणी भारत को बता दिया कि आप स्वतंत्र रहे और मुझे कर देते रहे, अपने शासन कर रहे। और आर्यावर्त के लिए उन्होंने कहा था इसको जड़ से उठकाड़ फेंकनी, बोधरण की नीति अपनाई थी। और 23वीं और 24वीं पंक्ति में उन्होंने विदेशी शासकों का वर्णन है। 23वीं 24वीं पंक्ति है ना, विदेशी शासकों को हराना है, यानी कि विजय का उकलन है। यहाँ भी उनको हराया था, यहाँ भी उनको हराया, इनको भी हराया, इनको भी हराया, और सीमावर्ती राज्य उनको भी हराया, और विदेशी राज्यों को भी इसने हराया। विदेशी राजाओं में शंख आएगा, यवन आएगा, शंख, हिंद, हवन, यवन और हूण भी आएंगे। उस सबको हराने का वर्णन मैं एक शायद नेक्स्ट में एक पेज और बना दूंगी, जहाँ जहाँ कौन कौन से राजा थे मैप से समझा दूंगी, है ना। तो ये मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन से राजा थे, ये मैप में बताया। और ये हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति भी समझा दिया आपको कि इसके अंदर 33 पंक्तियाँ हैं। किस किस ये याद रखना, दक्षिण की तो 19वीं 20वीं पंक्ति थी, 22वीं पंक्ति में सीमावर्ती थे, और 23वीं 24वीं में विदेशी थे, और 21वीं पंक्ति है ना उसके अंदर जो आर्यावर्त थे। और 13, 14 और 21वीं तीनों पंक्तियों को याद रखना, तीनों में आर्यावर्ती राज्य है ना। तो ये थी। और 21वीं में ये 20 वाले भी आते हैं, दोनों ही आते हैं, ये भी आते हैं, ये भी आते हैं। ये मैंने पढ़ा दिया पूरा। राज्यसभा थी, जो राज्यसभा थी इसकी भी वर्णन मिलता है हमें प्रयाग प्रशस्ति में। 3 महादांडक ये भी बता दिया, जहांगीर बीरबल का जो फारसी वाला वो भी बता दिया, ये भी बता दिया, 9 राजा का उल्लेख। अब यहाँ से नोट से स्टार्ट करते हैं, थोड़े से रहे 9 राजाओं को पर जो मैं बता दिया अभी। आर्यावर्त का अंतिम विजय कौन सी थी? आर्यावर्त यानी कि उत्तरी भारत में उसकी अंतिम विजय थी, उत्तर भारत में एरन विजय। दक्षिण भारत की अंतिम विजय थी कांची का विष्णुगुप्त राजा था ना, वहाँ थी इसकी अंतिम विजय। 21वीं पंक्ति में वाला मैंने बता दिया, उसको दास बनाने के लिए उन्होंने नीति अपनाई थी। 22वीं पंक्ति में सीमावर्ती राज्य 5 राज्य, ये मैंने राज्य थोड़े से बताए हैं, जैसे कि देखो पूर्वी बंगाल है, असम है, कुमायूं गढ़वाल है ना, कामरूप, असम को क्या कहते थे? कामरूप। डब्बा असम को कहते थे, कामरूप भी असम को कहते थे, असम तट जिसको पूर्वी बंगाल या बांग्लादेश, कर्टपुर जिसको कुमायूं या नेपाल कहते हैं। विदेशी शासकों पर विजय 23वीं और 24वीं पंक्ति में थी। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख क्या था? इसके अंदर अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। देखो प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलती, लेकिन स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख है ना, उसके अंदर अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। तुम आप पूना ताम्रपत्र है ना, उसके अंदर भी समुद्रगुप्त के जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसकी जानकारी मिलती है। अश्वमेध यज्ञ करने वाले 2 शासक थे गुप्त वंश के, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, 2 शासक थे। अब पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के सिक्के या स्वर्ण मुद्राएं, जो 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं इसने चलाई थी। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की।
तो पहली मुद्रा ही थी इसकी गरुड़ ध्वज पताका दंडधारी, ये प्रथम मुद्रा थी इनकी। मुझे थोड़ी सर्दी लगी हुई है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, बार बार से खांसी वगैरह आती है। तो धनुधारी मुद्रा थी ना, इसके अंदर समुद्रगुप्त का नाम मिलता है, सोने की मुद्रा थी ये भी। और अप्रतिरथ इसकी उपाधि है ना, वो भी धनुधारी मुद्रा पे मिलती है। परशु प्रकार की, असमेघ प्रकार की भी स्वर्ण मुद्रा थी। दूसरी थी व्याघ्र अनन, व्याघ्र अनन यानी कि शेर को या मारते हुए उसके जो मैं बताऊंगी अभी भी वो मुद्राएं भी। और वीणावादक ये भी थी, 6 प्रकार की मुद्राएं थी। व्याघ्र हनन और वीणावादक मुद्रा थी ना, वो विदेशी प्रभाव नहीं था इन मुद्राओं पे, बाकी सब मुद्राओं पे विदेशी प्रभाव दिखता है। किसकी? समुद्रगुप्त की। मकर वाहिनी गंगा की आकृति व्याघ्र हनन मुद्राएं वहाँ मिलती हैं। महाराजा धीराज इसकी उपाधि थी ना, किसकी? समुद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त प्रथम की भी महाराजा धीराज थी। और श्री समुद्रगुप्तम ये भी नाम वीणावादक मुद्रा है ना इसकी, सोने की वीणावादक, उसके ऊपर ये मिलता है इसका चित्र। किसका? महाराजा धीराज की उपाधि मिलती है, श्री समुद्रगुप्त इसका नाम उत्कीर्ण मिलता है। जबकि समुद्रगुप्त नाम मिलता है धनुधारी जो मुद्रा थी उसकी, वहाँ मिलता है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त सेकंड, और इसकी जिस तरह उसके पूरा वर्णन पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये समुद्रगुप्त की मुद्रा है जो गरुड़ धारण है ना, गरुड़ या व्याघ्र वाली तो नहीं, ये वीणा धारक भी हैं। और ये स्वर्ण वीणा धारक मुद्रा, जहाँ वीणा लिए हुए समुद्रगुप्त बैठे हैं। और मैंने आपको बताया भी, ये भी देख सकते हो वीणा वाली है। और धनुधारी वाली भी बता दी मैंने। और ये है ना व्याघ्र स्वर्ण मुद्रा, जो शेर को मारते हुए उसके नीचे बैठा है एक तो। और ये है धनुधारी, जहाँ धनुष भी लिया हुआ है, गरुड़ मुद्रा भी है ये, गरुड़